महाआर्यमन सिंधिया, सिंधिया घराने के वारिस, जो अभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम में किसी योद्धा की तरह मैदान में डटे हुए हैं। महाआर्यमन सिंधिया अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनसंपर्क कर पिता के लिए वोट मांग रहे हैं तो चुनावी चौपाल लगाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। विस्तार न्यूज संवाददाता श्याम सिंह तोमर पूरे दिन महाआर्यमन सिंधिया के साथ रहे और उनकी सियासी स्टाइल को करीब से देखा। इस दौरान उनके प्रचार के अंदाज को भी समझा तो बात कर उनके भविष्य की रणनीति को भी जाना। कह सकते हैं कि 24 का यह चुनावी संग्राम महाआर्यमन के सियासी सफर का महाआगाज साबित होगा। और मैं खाली बोलता नहीं हूँ, मैं उदाहरण भी पेश करता हूँ। बीजेपी की जो लहर है वो मजबूत होते जा रही है। भी आते हैं हमको एक नई ऊर्जा देके जाते हैं। अब महाराज साहब को लाओ, कमल फूल का बटन दबाओ, राम चाहे तो देखा होगा, राम राज सा लौट के आए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज। आपने युवाओं से जो है दिल की बात की, आपने उनसे संवाद किया, संपर्क किया, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी की जो लहर है वो मजबूत होते जा रही है और इसकी वजह है प्रगति और विकास। खाली दो शब्द है। आपने कहा कि अब तो समय ये है, नौकरी नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए, ये यहाँ स्वर दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि और मैं खाली बोलता नहीं हूँ, मैं उदाहरण भी पेश करता हूँ। मैंने खुद से 2 स्टार्टअप्स खड़े करे हैं जिसमें हम 300 लोग को रोजगार देते हैं। लगातार चौथा दिन है, आप बिल्कुल फील्ड में जुटे हुए हैं देर रात तक। अरे जब हम लोगों के बीच में आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। आपसे पहले हम लोगों से मिले, बड़ा प्रेम करते हैं पूरे राज परिवार को और आपसे, और बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे लंबे समय से। क्या कहेंगे इस प्रेम पे? देखिए, ये प्रेम ऐतिहासिक है और ये राजनीतिक नहीं, ये प्रेम जो है पारिवारिक है और सालों से ये बढ़ते जा रहा है। विस्तार न्यूज़ के लिए हम चाहेंगे आप एक संदेश भी दें। देखिए, मैं आपके माध्यम से सारे युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि कृपया करके मेरा निवेदन है कि अब आप अपना मतदान दीजिए। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक मौका मिलता है 5 साल में एक बड़ा निर्णय लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो ये थे महाआर्यमन जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो उन्होंने युवाओं से संपर्क किया, संवाद किया और साथ ही उन्होंने दिल की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार यहाँ पर चौथा दिन है जिसमें सक्रिय। हम कुछ युवाओं से भी बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि वो किन उद्देश्यों के लिए आए थे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में महाराज सिंधिया जी के सुपुत्र आर्यमन जी हमारे बीच में पधारे, जो हमें लाभ के बारे में बताया, क्या क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जो मोदी जी की योजना चल रही है उनके बारे में बताया। जितने 20 लाख जनता के मुंह पे एक ही नाम है, श्रीमान सिंधिया, श्रीमान सिंधिया। हमें बहुत अच्छा महसूस होता है जब भी आते हैं। हमको एक नई ऊर्जा देके जाते हैं। जिस दिन से हमारे श्रीमान जी का टिकट हुआ है उस दिन से पूरे क्षेत्र में ऐसा माहौल है कि जैसे दिवाली आती है ना, ऐसा माहौल है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र और युवाओं का नेतृत्व करने वाले महाआर्यमन अभी हमारे बीच में हैं। हम सुबह से देख रहे हैं, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। वो लोगों के बीच उसी आत्मीयता से, जो ऊर्जा सुबह थी वो अभी भी है, लोगों से मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में वो लोगों की उन हर ज़रूरतों का भी ध्यान रख रहे हैं, उस आत्मीयता का ध्यान रख रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे शेड्यूल के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे थोड़ा समय दिया आपके इस प्रसिद्ध चैनल पे, और जिस तरीके से आप भी पसीना बह बह के हमको फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न का जवाब ये है कि मुझे जो एनर्जी और शक्ति मिलती है, जो जोश मिलता है अपने जनता को मिलने, अपने परिवार से मिलने, वो कुछ अलग ही एक महसूस मुझे मिलता है। जनता और हमारी जो संबंध सालों से, और जो प्यार का संबंध है और राजनीति का संबंध नहीं। हम ये भी देख रहे हैं कि आप ज्योतिरादित्य जी जुटे हुए हैं, आपकी माता जी जुटी हुई हैं, और आप भी। ये चौथा दिन है जब आप जो है फील्ड में हैं और देर रात हो जाएगा आपको यही सब करते हुए। आखिर ये एनर्जी लेवल जो आप मेंटेन कैसे करते हैं कि लोगों का उत्साह ही आपका एनर्जी लेवल मेंटेन कर रहा है? लोगों का उत्साह ही हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन कर रहा है। जिस तरीके से
लोग रुक के मुझे रोक के उत्साहिता से मिल रहे हैं, उसी से मुझे शक्ति आती है। चौथी पीढ़ी हैं आप जो इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, हम क्या माने भविष्य का जो एक नेता, एक चेहरा हमको मिल रहा है? मैं वो अभी आपको कह नहीं सकता कि अगर मैं भविष्य में राजनीति में आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मैं अभी मेरे स्टार्टअप्स में काफ़ी बिज़ी हूँ और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि इन स्टार्टअप्स के द्वारा हमने करीब 300 लोग को रोज़गार दिया है मध्य प्रदेश। हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने आज भी युवाओं को जो उद्बोधन दिया, उनको कहा कि भैया स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं आप स्टार्टअप्स को शुरू करिए, दूसरों को रोज़गार देने वाला बनिए। नौकरी पे डिपेंडेंट होना या जो है केवल कृषि आधारित व्यवस्था पे डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। और जब हमारे युवा और ये हो रहा है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फिर से मैं अपने सारे युवा दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतने सारे लोगों ने एक कदम लिया है। भारत में अब करीब 1 लाख स्टार्टअप्स आ गए हैं पिछले 5 से 8 साल से, जो सबको जो भारत में रोज़गार ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे युवाओं के लिए। सर ये बताइए कि ये जो पूरी रणनीति है, ये आपने खुद बनाई है अपने लिए कि आप प्रचार के लिए निकलेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, या फिर जो है ज्योतिरादित्य ने बनाई है? नहीं, ये हमने सब साथ में तय किया है कि ये प्रोग्राम जो है, हमारा लक्ष्य है कि लोगों से मिलना है, लोगों से जुड़ना है, लोगों से बात करना है। हर 5 साल नए युवा आ जाते हैं, नए वोटर्स आते हैं, तो नए वोटर से भी कनेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो पहली बार मतदान देने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हमेशा हर चुनाव के समय हो या चुनाव के समय ना हो, हम हमेशा युवाओं के बीच में आते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनको समझाते हैं उनका जो मतदान की जिम्मेदारी है, उन जो प्रगति हुई है, जो विकास हुई है, और समझने के लिए कि हम आगे भविष्य में और क्या कर सकते हैं उनके लिए। अभी आपने बड़ी साफगोई से ये भी कहा कि सच बात है, रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार की ज़रूरत है, उसके लिए प्रयास भी करेंगे। जब हम लोगों के बीच में थे तो उन्होंने भी कहा कि बहुत कुछ दिया है हमको, लेकिन अपेक्षा ये है कि अब यहाँ उद्यम हो, उस तरह के जो है कारखाने हों, उसके लिए कोई रणनीति है क्या? बिल्कुल। जैसे हम बड़े मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लक्ष्य है, वो चाहते हैं कि उनका क्षेत्र सबसे आगे हो मध्य प्रदेश में। तो सर मुझे लगता है कि ग्वालियर मॉडल, इसके अलावा गुना मॉडल भी कुछ भविष्य में बनने वाला है, रहने वाला है, जो नज़ीर पेश करेगा। बिल्कुल, हम एक ग्वालियर को पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं, और यही हमारा सपना है कि ये जगह, ये क्षेत्र सबके लिए एक उदाहरण। सर कुशल और विनम्र राजनेता के साथ साथ में हम आपके शौक़ के बारे में भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा जानते हैं। हम ये जानते हैं कि आप भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, आप बहुत अच्छी जो है रेसिपी जानते हैं और बहुत दिल से बनाते हैं, दिल से खिलाते हैं। कभी हम भी ग्वालियर आएंगे तो ज़रूर खाएंगे, लेकिन साथ साथ में हम ये भी समझना चाहेंगे, आप इस शौक़ के बारे में बताइए और विस्तार न्यूज़ पर ये भी बताइए कि अन्य और कौन से शौक़ हैं जो आप रखते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। सर देखिए, आपने जैसे ठीक कहा, मुझे खाना पकाना मेरा एक मनपसंद चीज़ है, रुचि है। मैं अपने दोस्तों के लिए कॉलेज में, घर पे भी सब स्टाफ के लिए खाना पकाता हूँ, और अलग अलग चीज़ें पकाता हूँ। कभी यूट्यूब में देख के कोई नया रेसिपी देख के खाना पकाता हूँ, कभी पढ़ के नया रेसिपी देख के। कभी मैं गांव में जाता हूँ तो जो पुराने स्टाइल का जो खाना बनता था, जो बड़े बड़े भगोने में, जो लकड़ी पे, आग पे, मटके में, मुझे वैसे खाना बहुत मज़ा आता है पकाने में, जो गांव में पकता है, क्योंकि वो ऐतिहासिक जो स्टाइल है ना, उसका स्वाद अलग होता है। और मुझे ये भी पसंद है कि मैं खुद से जो भाजियाँ हैं, मैं खुद से उनको उगाऊं, खेती करूं। तो घर में मैं खेती भी करता हूं, आलू, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, धनिया और मिर्ची और विभिन्न भाजियों का, ताकि मैं खुद से जाऊं और मुझे बहुत मज़ा आता है खुद से उठाने का, चेक करने का, उसका ज़्यादा अच्छा क्वालिटी, और फिर पकाने का। खूबसूरत बात कही कि आपने अपने देश में ही जो है काफ़ी कुछ दिखाई देगा और वो देखना चाहते हैं। सर एक बात और पूछेंगे हम कि दिन भर हेक्टिक शेड्यूल और उसके बाद में जो है फिर रात में एक वैल्यूएशन कैलकुलेशन भी करते होंगे, क्या खोया, क्या पाया और क्या चूक हुई। सर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो क्या होता है?
बिल्कुल, हर रात हम सारे कार्यकर्ताओं से बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि दिन कैसा गया, हमें कौन से मंडल में काम करना है, कौन से पोलिंग बूथ में काम करना है, कहाँ थोड़ा हम पीछे रह गए हैं, क्या मेरे व्यवहार में या मेरे भाषण में कहीं कुछ कमी रह गई होगी। तो हम ये सब चर्चा करते हैं और दिन के अंत में मैं अपना बिज़नेस भी अपडेट लेता हूँ। तो उसमें हम पूरी टीम की मीटिंग करते हैं, वो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा देखना पड़ता है। चुनाव का समय है लेकिन मैं बिज़नेस तो खो नहीं सकता। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल ले रहे हैं सर, मैंने काफ़ी सवाल आपसे लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो ओपन हो, जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाने जनता आपको। सर एक सवाल ये भी कि आप माने ना माने, लोग मानते हैं कि आपके अंदर स्वाभाविक गुण हैं राजनेता के। हम ये जानना चाहेंगे सर, वैचारिक रूप से, विचारधारा के रूप में अगर भविष्य में आप जुड़ते हैं तो वो कौन सा दल होगा, कौन सी पार्टी होगी जिससे जुड़ेंगे, जिसमें आपको समविचारी भाव लगता है। आपने प्रवास की बात की, ये तमाम शब्दावलियाँ हमको लगती हैं कि कहीं ना कहीं आप संस्कारित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं। तो सर वो कौन सी पार्टी होगी जिसमें भविष्य में आप जुड़ेंगे, हम उसमें आपको देखेंगे? अगर आप दल के बारे में बात करें तो मैंने हमेशा कहा है, मेरे भाषण में भी आपने कहा है, अगर एक समय आए जब मैं चाहता हूँ कि मैं राजनीति करूँ, अब वैसे मैं अभी साफ तौर से कह दूँ कि वो समय अभी नहीं है, लेकिन अगर एक समय आए तो मैं भाजपा डेफिनेटली को फॉलो करता हूँ, उनके साथ हूँ। मेरे पिता हैं, मैं उनके लिए इस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री को बहुत सम्मान देता हूँ और उनको बहुत मानता हूँ कितना उनने इस देश के लिए काम किया है और प्रगति और विकास के मार्ग पे लेके आया है। तीव्र गति से जो वो काम कर रहे हैं, मैं उसका बहुत आदर और सम्मान करता हूँ एक युवा होने के नाते। महारिमन जी ने विस्तार के इस चैनल पर बड़ी घोषणा की है कि भविष्य में जब भी ज्वाइन करेंगे वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हम उनसे एक सवाल, अंतिम सवाल लेंगे सर, क्योंकि आपने इतना बड़ा जो है वो घोषणा की है कि वो समय कब आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा? सर अंतिम प्रश्न है, ज़रूर जवाब दीजिए सर। वो समय आप ज़्यादा जानते हैं, वो समय कब आएगा मैं कम जानता हूँ। लेकिन सच में अभी मैं बता नहीं सकता। जैसे मैंने आपके पिछले प्रश्न का भी जवाब दिया कि मैं अभी अपने स्टार्टअप्स पे फोकस कर रहा हूँ, वो मैं उनको अभी बड़ा बनाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एक उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहता हूँ अपने युवाओं और अपनी जनता के लिए। ये हम किसी महाराष्ट्र के गांव में नहीं है, ये गांव है ग्राम पंचायत मुहाल। और ये गांव इसलिए भी अनूठा है कि इस गांव को बसाया था सिंधियाओं ने। महाराष्ट्र से यहाँ पर 50 परिवार लाए गए थे और उन परिवारों को यहाँ इस आश्वासन के साथ बसाया गया था कि आपकी हर बुनियादी ज़रूरत पूरी की जाएगी। यहाँ पर युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे, वो उस गौरवशाली इतिहास को भी याद कर रहे हैं और आज के दौर को भी जो है बता रहे हैं। तो आइए हम उनके बीच चलते हैं, वो काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे, विस्तार न्यूज़ से बताना चाह रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति थी उस समय। आइए चलते हैं हम उनके बीच। महाराष्ट्र से लाए गए उन्हीं परिवारों के एक सदस्य हमारे बीच में हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि वो इतिहास क्या था और आज की तस्वीर क्या है। क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष राव ढेरी। सुभाष जी बताइए। जी, ये हमारे पूर्वजों के टाइम का गांव बसा हुआ है और श्रीमंत महाराज साहब जीवाजी राव जी, उनकी देन है ये गांव। और हम सब लोग महाराष्ट्र से, हमारे पूर्वज महाराष्ट्र से आए थे और उसके बाद ये वंश हमारा ऐसा चला कि आज भी हमने उनका बरकरार, जो सिंधिया घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे लिए परम आदरणीय है। वो कितनी पीढ़ियाँ हो गई? लगभग मेरी तीसरी पीढ़ी है। और उस समय कितने परिवार आए थे? उस समय करीब 60 परिवार आए थे कॉलोनी में और 60 से बढ़कर अभी लगभग 100-150 परिवार हो चुके हैं। तो उस समय क्या कहा था महाराज ने, क्या कहा था कि आप यहाँ क्यों बसिए, क्या है आपके लिए? महाराज ने उस टाइम पे हम वहाँ पे करीब, हमारी स्थिति करीब बहुत ही गंभीर थी और वहाँ से हम महाराज साहब के नेतृत्व में यहाँ लाए गए। उन्होंने स्वयं ने लाया, हमें ज़मीनें वगैरह दी, हमने यहाँ पे ज़मीनें करी। उसके बाद हम थोड़े से सक्षम हुए और उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ के यहीं रह गए। मराठाओं का गांव है ये, आप भी उसी पीढ़ी की हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा दौर रहा वो, और आज आप जिस हाल में हैं, जिस स्थिति में हैं, तो अभी क्या महसूस करती हैं? आपकी क्या मांगे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? महाआर्यमन यहाँ बड़ी रैली कर रहे हैं। गांव सुधरना चाहिए हमारा। ये
प्राइवेट चाहिए नहीं, सरकारी लगा दे तो बढ़िया है, फैक्ट्री बना दे तो बढ़िया है। गांव में आसपास में फैक्ट्री बन जाएगी तो लड़के काम में लग जाएंगे। और ट्रेन चाहिए हमें, जे गुना तो कोल्हापुर की ट्रेन चाहिए। बीना से कोल्हापुर शुरू हो चुकी है, अब गुना से कोल्हापुर चाहिए आप जी। गुना से कोल्हापुर चाहिए। आप कौन सा खेल खेलते हैं ये बताइए, और आपको क्या लगता है, आप वोट भी करते होंगे या पहली बार के वोटर होंगे, बताइए। मैं गुना से आया हूँ, वहाँ पे भी ग्राउंड अवेलेबल है नहीं, तो हमें मैच खेलने बाहर जाना पड़ता है। बाकी गुना में ग्राउंड के लिए रिक्वेस्ट करने आए हैं महारमन सिंधिया जी से। उनके पिताजी यहाँ से राजनीति करते रहे और लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, पूरा परिवार ही यहाँ से लड़ा, आपकी क्या अपेक्षा है उनसे? अपेक्षा तो सबसे पहले ये है कि गुना अब जिला से अब संभाग बनना चाहिए, क्योंकि संभाग बनेगा तो जो क्रिकेट के युवा हैं वो उनको थोड़ा मौका मिलेगा ऊपर खेलने का, और ग्राउंड तो सबसे पहले ज़रूरत है ही। जब ग्राउंड बनेगा तो संभाग भी बनेगा। इस कॉलोनी का एक सिंबल आप देख ही रहे हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ स्टेचू भी लगा हुआ है। तो क्यों ना गुना से ही एक हफ्ते में, भले हफ्ते में चले लेकिन एक ट्रेन चले तो हम सब लोग को दर्शन करने हमारे कुल देवी पे जाने के लिए मौका मिलेगा। इस समय हम गुना लोकसभा के तहत बमोरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। इंटीरियर का ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ माहौल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन यहाँ पर लोगों के बीच आएंगे, सभा करेंगे, युवा संवाद उनको करना है। उससे पहले हम यहाँ ग्रामीणों के बीच समझना चाहते हैं, यहाँ कई पदाधिकारी हैं भाजपा के, कि आखिर क्या माहौल है, कौन से मुद्दे हैं, किन पर बात हो रही है उनके बीच में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक युवा नेता हमारे बीच में। बताइए, आपका क्या शुभ नाम है और क्या माहौल है यहाँ पर? मेरा नाम मोहन राज विठल दास मीना है और यही हमारा पास में गांव है, ग्राम नया डूमिला, पंचायत मोहाल कॉलोनी। माहौल बहुत बढ़िया है साहब, और आप बताइए आपको कोई कमी लग रही हो तो? नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि उत्सव जैसा माहौल है। आपने क्या तैयारी की है? इस क्षेत्र में कोई भी बहन बेटी ब्याह तैयार नहीं था। जब हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, पिताजी से, हमारे पिताजी से पूछते हैं तो यहाँ कोई भी बहन बेटी ब्याह करना नहीं चाहता, क्योंकि पानी की बहुत समस्या थी। उस समय के तत्कालीन सिंधिया परिवार के मुखिया ने इस पर ध्यान दिया, और आप ये मान लीजिए रामपुर, मकरौदा, बांडिया, ऐसे बड़े बड़े तालाबों का सिंधिया परिवार द्वारा निर्माण किया गया, जिससे आज ज़्यादा नहीं तो आप ये मान के चलें 200-250 गाँव की पूरी पानी की व्यवस्था हो रही। आज की वर्तमान स्थिति में मुश्किल से कुछ जगह बच रही होंगी जहाँ रोडों की स्थिति पर्याप्त ना हो पाई हो। उसकी पूर्ति भी आने वाले समय में 5 साल में महाराज साहब द्वारा हो जाएगी। और अच्छी बात मैं आप सबको बता दूं कि जब जब महाराज यहाँ सांसद थे तो पहले वो कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे। जब जब वो सांसद बने 4 बार वो कांग्रेस से ही बने, और स्थिति ये थी कि प्रदेश में सरकार भाजपा की हुआ करती थी, और महाराज जैसा आदमी तब भी काम करा लाते थे क्योंकि उनकी ट्यूनिंग सब जगह अच्छी होती थी। हम बात करते हैं, एक और बुजुर्ग अनुभवी चेहरा हमारे बीच में है। सर, ये बताइए कि खेती काश्तकारी का ये जो है पूरा क्षेत्र है, खेती का है, पानी की एक समस्या बनी हुई थी, अब पानी की समस्या का जो है निराकरण हो चुका है। आखिर खेती में अब किस तरफ जा रहा है ये पूरा क्षेत्र? तो यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था, एक टाइम ऐसा था, आज से 105-10 साल पहले की बात है ये। महाराज इन्हें महाराष्ट्र से लेके यहाँ आए, मराठाओं को, इन्हें 60-60 बीघा ज़मीन अच्छी वाली दी और 60-60 बीघा घास काटने, मवेशी चराने दी, और पूरे गांव का पूरी कॉलोनी बनाई, सबके घर फ्री में बना के दिए, ज़मीनें फ्री दी। और फिर महाराज सिंधिया ने रामपुर तालाब शुरुआत की बनाने की। महारानी जी रहीं, फिर उसके बाद में उनके जो है सीनियर सिंधिया जो उनके बेटे रहे माधवराव जी रहे, फिर उसके बाद में ज्योतिरादित्य, पहले राजमाता साहब रही हैं यहाँ, महाराज की अम्मा महाराज, उनकी राजनीति रही, वो भी यहाँ से सांसद रही। इसके बाद उनके बाद फिर श्रीमद माधवराव सिंधिया जी ने राजनीति संभाली यहाँ की, तो रियासत तो वो संभालते आ रहे परिवार ही, और हमें क्षेत्र विश्वास भी सिंधिया परिवार के अलावा और किसी पे है भी नहीं। देखिए, आप भी युवा हैं, आर्यमन भी युवा हैं, 28 साल के वो हैं और आपके बीच में आके लगातार काम कर रहे हैं। आपका क्या लगता है, उनके बीच आप मिले, इससे पहले बात हुई उनसे, क्या लगता है, क्या संभावना है उनके बीच में? वो बिल्कुल, ये मान लीजिए मुझे लगा ही नहीं है कि वो सिंधिया जी के पुत्र हैं। वो हम और गाँव के एक साधारण किसान के पुत्र जैसे हमसे व्यवहार किया है, हमसे मिले हैं, मुझसे खुद निजी गले मिल के गए, एक बार और मिले थे। बहुत शानदार उनका नेचर रहा है और मैं उनके ही कारण आज यहाँ आया हूँ। उनकी तो बहुत
इतनी अच्छाइयाँ हैं कि अपन बताते बताते भी काफ़ी कमियाँ हो जाएंगी, लेकिन कमी कुछ नहीं है। जो सरकार में है वो निभा रहे हैं बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं महाराज साहब, और ऐसे ही करते रहे तो हम सब जुड़ कर उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे जब भी मौका मिलेगा। जब राम सिंह जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, किसान हैं, बात भी करना चाह रहे हैं। बताइए राम सिंह जी, आप जो है क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्थितियां हैं यहाँ पर? देशभक्त हैं पीएम मोदी, देशभक्त हैं पीएम मोदी, गौरव भारत भूखा है। वो देशवासियों से रिश्ता मानो एक लहू का है। देशभक्त के उस महासंत ने एक नई घोषणा कर डाली और 2014 में 8 नंबर की काली रात में काले धन पर गाज गिरा डाली। याद करेंगे तुमको मोदी, याद करेंगे तुमको मोदी, वो इतिहास बना डाली। कृषक हैं, कवि हैं, और वो कवि जो है वो चाहते हैं कि उनकी रचनाएं प्रकाशित हों। बड़े प्रतिभावान हैं ये। उन्होंने जो है मोदी पर रचना की है, महारेमन पर रचना की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी उन्होंने लिखा है। बताइए। महाराज के पावन कुल में जन्म लिया ज्योतिरादित्य कुमार, किया पिता का नाम उजागर, सांसद बने युवा सुकुमार। गुना जिले की प्रजा से जानो कैसा किया सुख का विस्तार, जैसे चिंता राम को रहती घर घर कैसे भरे भंडार। तैसे ही महाराज हमारे दीन गरीबों के अनुसार ये काला बाजारी रिश्वतखोरी झूठ मुनाफा का व्यापार, तिन्हें हटाने प्रजा हित में इनने अपने सुख को दिया विसार। गांव गांव गरीबन के घर घर लाने खुशी अपार, बिजली डीजल मिले सहज में हो किसानों का उद्धार। अब महाराज साहब को लाओ, कमल फूल का बटन दबाओ, राम चाहे तो देखा होगा, राम राज सा लौट के आए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज। राम राज सा लौट के आए। क्या स्थिति है आपका? ये क्षेत्र जो है क्या वाकई रामराज की स्थितियां हैं? रामराज की स्थिति साहब बिल्कुल बिल्कुल। वोट मिलेंगे, लाखों वोटों से जीतेंगे, 2-5 लाख से जीतेंगे। इकजाई शासन हो महाराज साहब का, यही निवेदन है हमारा। किस खूबसूरती के साथ लोगों को परोसी की, साथ में जो है अब वो उनके बाद उनको परोसने के बाद भोजन कर रहे, क्या फीलिंग आ रही है आपको जो इतनी आपने आत्मीयता से परोसन की? देखिए, मुझे तो हमेशा मेरा जो लक्ष्य है लोगों को मिलना है, उनके बीच में आना है, उनके साथ खाना है। जब आप एक दूसरे के साथ खाते हैं तो आपकी जो अंदर की जो प्रश्न है, अंदर जो महसूस होता है वो सब बाहर आता है। तो इसी तरह हम सबके साथ बैठ के खाते हैं, चर्चा करते हैं, उनको समझते हैं और आराम से सबके साथ समय बिताते हैं। मुझे आप पता है आपका ये शौक़ है, आप अच्छा खाना बनाते हैं। जी, मैं हर चीज़ बनाता हूँ और मेरा पहले से बचपन से शौक़ है कि मैं दोस्तों के लिए, लोगों के लिए खाना बनाऊँ या खाना दूँ और फिर खाऊँ। अगर आप खाना बनाते हो तो आपका एक मूल्य होता है कि जो खाना बनाता है वो लास्ट में खाता है हमेशा, क्योंकि पहले मैं आपको चखवाऊंगा, आपसे पूछूंगा खाना कैसा है, फिर मैं खाना खाऊंगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही कि पहले जो है चखवाएंगे, फिर जो है उसके बाद में खाएंगे। ये आत्मीयता की डोर से बंधे हुए महारिमन, और ये बता रहे थे कि कितनी तसल्ली से उन्होंने सबको परोसा, और अब देखिए वो खुद खाने जो है बैठ रहे हैं। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए, कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ। और मैं खाली बोलता नहीं हूँ, मैं उदाहरण भी पेश करता हूँ। बीजेपी की जो लहर है वो मजबूत होती जा रही है। भी आते हैं हमको एक नई ऊर्जा दे के जाते हैं। अब महाराज साहब को लाओ, कमल फूल का बटन दबाओ, राम चाहे तो देखा होगा, राम राज सा लौट के आए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।